आज की इस वीडियो के अंदर स्पेशली बात करने वाला हूं मैं डेमोक्रेसी। कौन सी डेमोक्रेसी? दोस्त हम बात कर रहे थे अपनी सीरीज के अंदर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट एंड डिबेट के। दोस्त मैं पूरी चैप्टर्स खत्म करवा चुका हूं। इस सीरीज के अंदर हम डेमोक्रेसी को कवर कर रहे हैं। डेमोक्रेसी दोस्त क्या था, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, इसके डेफिनेशन, फीचर सब कुछ हम समझ चुके हैं। एंड अब हम समझ रहे हैं कि डेमोक्रेसी के टाइप्स कितने हैं। तो डेमोक्रेसी के दोस्तों 2 टाइप्स निकल कर आए, जिसमें एक था प्रोसीडरल, जिसको हमने प्रक्रियात्मक लोकतंत्र कहा। इसको हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया है। और अब हम समझने वाले हैं विमर्शी लोकतंत्र, जिसको दोस्तों कहा गया डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। तो प्रक्रियात्मक को पहले एक बार मैं थोड़ा ओवरव्यू बताता हूँ, फिर हम आएंगे डेलिब्रेटिव पे, ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि दोस्त प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के द्वारा ये कहा गया कि लोकतंत्र लोगों के वोट डालने का मतलब होता है। यानी कि जब लोग खुद से वोट डालकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करें, देश के नेताओं का चुनाव करें, सही मायने में यही लोकतंत्र है। तो एक क्लियर प्रोसीजर होना चाहिए। और प्रोसीजर क्या है? वोटिंग का, लोग वोट डाले, बस देश चले। तो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की इस बात की आलोचना किया, किसने क्रिटिसाइज किया? डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी ने। अब डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का कहना था कि नहीं, सिर्फ वोट दे देना लोकतंत्र नहीं है। ये दोस्त आज के सिस्टम के अकॉर्डिंग बताया गया कि सिर्फ वोट दे देना लोकतंत्र नहीं है। वोट के अलावा जब भी देश के अंदर कोई कानून बने, कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन लिया जाए, तो लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करवाया जाए। डिसीजन मेकिंग के अंदर विचार विमर्श हो, डिबेट हो, सलाह मशवरा हो, आपस में बैठ के क्या विमर्श हो, बातचीत हो। दैट इज नोन एज विमर्शी लोकतंत्र, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र जोसेफ सम्पीटर के द्वारा दिया गया था, और डेलिब्रेटिव बेसेंट के द्वारा दिया गया था। अभी हम पढ़ेंगे, एक एक करके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि प्रक्रियात्मक और विमर्शी में अंतर क्या है। प्रक्रियात्मक सिर्फ वोट की बात करता है, वोट दे दो लोग, बस देश की सरकार बना दो, बाकी अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, देश की सरकार खुद अपना सारा काम कर लेगी, है ना। क्यों? क्योंकि लोग राजनीति के बारे में इतना नहीं जानते हैं। लोगों को राजनीति के बारे में पता नहीं है, कानून कैसे बनता है, वह पॉलिटिकल रूप से अवेयर नहीं है। प्रक्रियात्मक यानी प्रोसीजरल वाले का ये मानना था। तो इसलिए अब विमर्शी वाले आ गए, भाई नहीं ऐसा नहीं है, लोग राजनीतिक रूप से एक्टिव हैं। कहीं नहीं एक्टिव है भाई, आप इनको पार्टिसिपेट का जब मौका दोगे, अपॉर्चुनिटी दोगे, तभी तो लोग आके अपने विचार को रखेंगे। तो विचार विमर्श हो, विमर्श के बाद ही कानून बने। तो ये है विमर्शी लोकतंत्र। अब इसके बारे में पहले समझते हैं हम, तो आपको टॉपिक और क्लियर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो डेमोक्रेसी प्रजातंत्र एक उदारवादी द्वारा विचार है ये, जो कि स्टार्टिंग से क्लासिकल टाइम से देखो आप, एंशिएंट टाइम पीरियड में यूरोप के अंदर दोस्त, तो शुरुआत से ही लोकतंत्र को उदारवाद के द्वारा प्रमोट किया गया है, लिबरलिज्म के द्वारा। लिबरलिज्म डेमोक्रेसी को प्रमोट कर दिया। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ये राइट टू वोट, इक्वलिटी है, लिबर्टी, जस्टिस। तो इन सब की बात हमेशा से लिबरलिज्म करता है, उदारवाद करता है। तो इस चीज़ को भी प्रमोट उदारवाद ने ही किया। और आगे चल के दोस्त हम देखें तो जोसेफ सम्पीटर ने, आपको मैंने बताया कि प्रक्रियात्मक लोकतंत्र का सिद्धांत दिया, तो उसी का क्रिटिसाइज करके किसने? जोसेफ एम बेसेंट ने। क्या नाम है? जोसेफ एम बेसेंट। दोस्त 1981 में ये थ्योरी इसके द्वारा दी गई। कौन सी थ्योरी? विमर्शी प्रजातंत्र, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। दोस्त इस थ्योरी को और भी काफ़ी पॉलिटिकल थिंकर्स ने अपना सपोर्ट दिया, जैसे दोस्त हैबरमास हो गया, डेविड हेल्ड हो गया, कोहेन, जॉन रॉल्स हो गया। इन सब ने दोस्तों अपना काफ़ी सपोर्ट किया। एंड ठोस नीति अगर निर्माण करना है, अगर किसी भी सॉलिड पॉलिसी का अगर फॉर्मुलेशन करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो उसके लिए प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र काफ़ी नहीं है। इसलिए अगर वोटिंग को केंद्र बिंदु मान के चलते हैं तो क्या होगा? जनता वोटिंग कर देगी। अब जरूरी नहीं है कि जो अब कानून बन रहे हैं वो जनता के अनुसार ही बन रहे हैं। क्या जनता उससे सेटिस्फाइड है भी या नहीं है? क्या जनता को वो खुश कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? इसी वजह से अब विमर्शी लोकतंत्र का सिद्धांत आया कि वोट दे देने से सिर्फ लोकतंत्र का पहिया नहीं चल जाता मेरे दोस्त। इसलिए विमर्शी लोकतंत्र, लोगों को जब कानून बन रहा हो तो लोगों को बिठाओ और विमर्श करवाओ, क्या ये कानून बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए। सब लोग ना भी हो सहमत, फिर भी मेजोरिटी तो सहमत होंगे, तब जाके कानून पास किया जाए। इसलिए अब आया दोस्तों विमर्शी प्रजातंत्र, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। अब आया समझ में? अरे समझ में कहीं नहीं आएगा भाई, बहुत ईजी थ्योरी है, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। अब दोस्तों आगे देखते हैं हम।
देखो वैध कानून निर्माण अगर बनाना है, हमें वैध अगर लीगल कोई कानून बनाना है, देखो हिंदी मीडियम वाले इस की पॉइंट्स को ध्यान दें, इंग्लिश मीडियम वाले इस की पॉइंट्स को ध्यान दें। मैंने अगर आपको दोस्तों बड़े बड़े थ्योरीज यहाँ पे लिख देता तो मुझे लगता नहीं कि आगे आप समझ में आ जाए। बड़ी बड़ी मैं कहानी बता दूँ, अगर आपको एग्जाम के मोटिव से भी आप पढ़ रहे हो या एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को यानी कि आप की पॉइंट्स को याद रख सकते हो, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी दोस्तों आपकी हेल्प करेगा, प्लस आपके कॉलेज एग्जाम में तो करेगा ही करेगा हेल्प। तो क्योंकि की पॉइंट्स से हम टॉपिक को समराइज कर सकते हैं। याद करो 12th क्लास के अंदर भी हम सी पॉइंट्स याद करते थे, और दोस्तों अक्सर यही होता है जो फर्स्ट बेंचर होता है वो तो फटाफट पेज भर देता है, और जो लास्ट बेंचर वो होता है ना, पता है क्या बोलता है एग्जाम वाले दिन, भाई तीसरे क्वेश्चन का बस 2-4 पॉइंट बता दे, अंदर तो माल में खुद लिख दूंगा, समझे। तो पॉइंट सब पता होना चाहिए, अंदर तो हम खुद पेल पाल देते हैं। खैर दोस्तों टॉपिक पे आते हैं। तो वैध कानून बनाना है तो बहुआयामी दृष्टिकोण लेना पड़ेगा। बहुआयामी का मतलब होता है पब्लिक कंसल्टेशन। अब जब हम पब्लिक से विचार ले रहे हैं तो एक सोसाइटी के अंदर थोड़ी ना एक ही सोच के लोग मिलेंगे, हैं? किसी की सोच अलग है, कोई और अलग बोलता है, कोई अलग मानता है, तो एक ही टॉपिक पे अलग अलग आपको विचार मिल सकते हैं। तो विमर्शी वाले को ये कहना है, डेलिबरेटिव वालों का तो अलग अलग विचार, तो क्या हुआ, लो अलग अलग। इससे हमें क्या होगा, अलग अलग विचार के बारे में पता चलेगा, कमियों के बारे में पता चलेगा, अच्छाइयों के बारे में पता चलेगा। तो इस चीज़ को वो और प्रमोट करते हैं ये। तो सार्वजनिक पब्लिक रूप से क्या होना चाहिए है, मल्टी डायमेंशनल एक अप्रोच के तहत डेलिबरेटिव विचार विमर्श होना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जनता को सूचित करता है, ये जनता को सूचना प्रदान करता है, ये इन्फॉर्म करता है पब्लिक को और भी सूचना है। अगर देखो सब लोग अगर आपस में, होता नहीं है कि जब अक्सर हम 4-5 लोग आपस में बैठ के डिबेट कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो कुछ जानकारी हमें नहीं पता होता जो हमारे सामने वाले को पता होता है, और जब वो कहता है तो हमारे सीधे खोपड़े में जाता है, हाँ भाई सही बात कही है भाई, अक्सर ऐसा होता है। ये होता, हाँ दोस्त इसकी आलोचनाएं हैं कुछ, अभी लास्ट में बात करेंगे हम, तो इसके कुछ अपने भाई देखो फायदे नुकसान सब टॉपिक होते हैं, इसके भी है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं भाई ये जो विमर्शीय लोकतंत्र है ना, ये लेफ्ट विंग है। अक्सर कैसा होता है दोस्तों, आज देश के अंदर कुछ भी कह दो तो आपको लेफ्ट विंग कह दिया जाता है, ये तो साला वामपंथी है, ये तो नक्सलवादी है, वामपंथी बहुत बड़ी यूज किया जाता है। तो इसलिए वामपंथी भी इस थ्योरी को भी कह दिया गया। क्यों? क्योंकि इसने सीधे सीधे राजनीति में, पॉलिटिक्स में जनता की पार्टिसिपेशन की बात कर दी। और अक्सर आपको पता होना चाहिए कि जब भी पब्लिक पॉलिसी या जब भी हम बोलते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार होना चाहिए, तो वहाँ पे मार्क्सवाद, वामपंथी, लेफ्ट विंग आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए इस थ्योरी को भी यही कह दिया गया। नेक्स्ट क्या दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिव एंड डॉक्यूमेंटेशन, व्यापक प्रलेखन। अब देखो सबसे बड़ी बात यह है यार कि जब भी हम किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहें, समझना चाहें, डिबेट करना चाहें, तो जनता को भी उस बात के बारे में पता होना चाहिए। अब डिबेट करने के लिए बैठ गए और 2-4 लोग ऐसे करके बैठा है, हमें क्या बोलना है नहीं पता, ऐसे थोड़ी काम चलेगा भाई। इस टॉपिक के बारे में सबको पता भी तो होना चाहिए, तभी ना डिबेट होगा, हैं? तभी ना डिबेट होगा भाई। इसलिए तो व्यापक प्रलेखन, तगड़ा रिसर्च भी करना पड़ेगा भाई। प्रक्रिया तथा प्रक्रिया के परिणाम, यानी कि जो विमर्शी लोकतंत्र है वो प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर पे भी जोर देता है, एम्फसाइज करता है। दोस्त प्रक्रिया के परिणाम पे भी जोर देता है, ये ध्यान रखना। लेकिन जो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र है, जो प्रोसीडरल दोस्तों जो आपका डेमोक्रेसी था, उसका क्या कहना था, सिर्फ प्रक्रिया पे जोर देता है, परिणाम क्या निकले, उसका आउटकम क्या निकलेगा कोई मतलब नहीं है उसको। तो विमर्शी और प्रक्रियात्मक में ये भी एक अंतर है, याद रखना है आपको। तो प्रक्रियात्मक सिर्फ प्रक्रिया पे जोर देता है, परिणाम पे नहीं। और विमर्शी जो लोकतंत्र है या डेट मीन्स डेलिबरेटिव, वो प्रक्रिया के परिणाम, आउटकम पे भी जोर देता है। ठीक है, इसी को सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र का एक विषय कहा जाता है, जिसको सिविक्स में पढ़ा जाता है नागरिक शास्त्र के अंदर। ठीक है, चलिए तो विमर्शी प्रजातंत्र के क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये बताऊं तो उदारवादी मूल्यों की केंद्रीय भूमिका, डेट मीन्स दोस्त विमर्शी लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र को उदारवाद के साथ जोड़कर चलाना चाहता है। दैट मीन्स उदारवाद की नींव को और मजबूत करना चाहता है। और हम कहें तो ये प्रक्रियात्मक लोकतंत्र से विमर्शी लोकतंत्र के तहत ये और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये चाहता है कि विवेक के माध्यम से कानून बने जिसको लोग वैधता दें, हैं, लीगलिटी, लोग उसको माने। विवेक के द्वारा, विवेक, विजडम, बुद्धि के द्वारा दोस्तों कानून बने, डिस्क्रिशन के द्वारा, और लेजिटिमेसी मिले उसको, कानूनी वैधता मिले कि हाँ भाई विवेक के द्वारा बना हुआ कानून सब लोग उसको मानते हैं,
दैट मीन्स सब लोग उसको मानते हैं, तो वो एक लीगल तरीके से हो गया। तो ये चीज़ दोस्त यहाँ पे देखा जाता है। तो विवेक और वैधता की बात करते हैं, ठीक है, डिस्क्रिशन एंड लेजिटिमेसी की बात करते हैं। अब यहाँ पे दोस्त एक विचार है जो कि विमर्शी लोकतंत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दिया भी गया है, किसके द्वारा? रोल्स और हैबरमास के द्वारा। तो अगर हम स्पेशली बात करें तो विमर्शी लोकतंत्र का दोस्त उदय भी हुआ है 1990 के डिकेड्स में, जैसे कि 1981 में तो भाई बेसेंट के द्वारा दिया ही गया था ये। तो 1990 के डिकेड में ही दोस्त आगे चल के ये बहुत तेज़ी से लोगों के विचारों में गया, ठीक है, फैला। कंट्री ने इस पर डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आज तक कहीं पे भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। इसके भी कुछ रीज़न हैं, लास्ट में बात करेंगे। देखो, तो ये लोकप्रिय हुआ 1990 के डिकेड्स के अंदर, और ऐसे ही कुछ और थिंकर जैसे कि रोल्स हो गया, हैबरमास हो गया, कोहेन हो गया, इन्होंने भी इसको प्रमोट करने में अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसको नैतिक औचित्य माना। ये बोला कि नहीं, ये नैतिक रूप से ठीक है, ये मोरलिटी रूप से ठीक है, अगर विमर्श होता है तो सही तरीके से कानून बनेगा, क्योंकि जनता के द्वारा बनाया गया कानून जनता पे ही लागू होने वाला है, और जनता अपने कानून को कभी खराब नहीं बनाएगी। तो दोस्त इस तरीके से ये सारी बातें कही गई। अब बात करते हैं विमर्शी वार्तालाप। ये कौन कह रहा है दोस्तों? कोहेन। कोहेन क्या कहता है कि सार्वजनिक विचार जिसके अंदर विवेक के द्वारा बनाया गया कानून गलत तो होबे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हैबरमास का कहना है यहाँ पे कि गैर उत्पीड़क संप्रेक्षण क्षेत्र, दैट मीन्स नॉन कोरेसिव है, नॉन कोएर्सिव कम्युनिकेशन स्फीयर, यानी कि एक ऐसा विमर्शी लोकतंत्र एक ऐसा स्कोप पैदा कर देगा जहाँ पे किसी का भी उत्पीड़न नहीं होगा, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, क्योंकि सारी जनता मिलकर खुद ही कानून बना रही है। देख, एक तरफ से अगर कहा जाए तो आपने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन सुनी होगी दोस्त, कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन स्पेशली कहा जाए। तो यहाँ पे क्या है कि जनता वोट डाल के अपने नेताओं को चुनती है, ये हो गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक टाइम था दोस्त प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जब अरस्तु प्लेटो के टाइम पीरियड में एथेंस में हुआ करता था, वहाँ से निकला। जब पॉपुलेशन काफ़ी कम हुआ करती थी, 400-500 के आसपास एक गांव में पॉपुलेशन हुआ करती थी, तो लोग आपस में बैठ के कानून बना लिया करते थे। तो एक तरफ से कहा जाए तो विमर्शी लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रही है, क्योंकि लोगों की पार्टिसिपेशन की बात करती है। तो भाई तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गया, जहाँ पे कोई वोटिंग नहीं होगी, लोग अपने आप ही सारा कानून बना लेंगे। तो ये बोलता है वोटिंग भी होगी प्लस कानून बनाएंगे, सभी लोग जनता मिलकर कानून बनाएंगे। तो भाई ये कैसे पॉसिबल है? आज एक गांव की पॉपुलेशन 500 नहीं मेरे दोस्त, करोड़ में है। तो करोड़ों लोग बैठेंगे कहाँ पे? क्या सबकी विचार एक जैसी है? और क्या सुरक्षा जैसे मामले भी हम एक साथ ला के बातचीत कर सकते हैं? हैं? डिफेंस का मामला तो भाई गुप्त रखा जाता है ना, नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा पैदा हो जाएगा ऐसे। तो ये सारी बातें हैं जिसके वजह से दोस्त इसकी आलोचना ही भी की जाती है, किसकी? डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की। ठीक है, चलिए रोल्स क्या कहता है कि रोल्स कहता है कि निष्पक्षता और अगर फेयरनेस के साथ अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो विमर्शी प्रजातंत्र सफल है, सबसे अच्छा है। तो फेयरनेस क्या है ये भी तो बता भाई, हैं? क्या पॉसिबल है भी? हाँ, लेकिन चर्चाएं होती है इस टॉपिक के ऊपर कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी क्या है भाई, बहुत अच्छा है, लोगों को पार्टिसिपेट करने की बात करता है। जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह हो गया, काफ़ी चर्चा इसके ऊपर हुई है। न्यूयॉर्क हो गया, तो वहाँ पे बात होती है कि हाँ भाई होना चाहिए। तो देखो, जो पॉसिबल नहीं है भी वो तो पॉसिबल नहीं है। इंडिया जैसे देशों में तो भाई कतई पॉसिबल नहीं है जहाँ इतनी भारी जनसंख्या हो। दो भागों में बांटा गया है दोस्तों विमर्शी प्रजातंत्र को। किन दो भागों में? एक बांटा गया है रोल्स और कोहेन के विचार के तहत, और एक बांटा गया हैबरमास और बैन हबीब के विचारों के तहत। तो दोस्तों दो तरीके से बांट के हम इसको पढ़ने वाले हैं। चलिए समझते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं रोल्स और हैबरमास की। इन दोनों ने प्रजातंत्र को उदारवाद के साथ जोड़ने की बात कही है। अगर प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी को अगर लिबरलिज्म के साथ जोड़ दिया जाता है तो प्रजातंत्र का वास्तविक रूप, रियलिटी वाला जो रूप है वो सामने आएगा, और लोग इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में अपना पूरा सहयोग को कोऑपरेट भी करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों उदारवाद का भी यही कहना है कि सोसाइटी के अंदर लिबरल सोसाइटी होनी चाहिए, इसमें डेमोक्रेसी, राइट टू वोटिंग, इक्वलिटी, जस्टिस, सेकुलरिज्म, ये सारी बात उदारवादी करते हैं। इसलिए इस बात को प्रमोट करने के लिए ही उदारवाद प्रजातंत्र आपस में मिला करना चाहता है। कौन? रोल्स और हैबरमास। रोल्स का कथन है क्या? अगर स्वतंत्रता और समानता की स्थापना करनी है तो हमें उदारवाद के तहत प्रजातंत्र की स्थापना करनी होगी। अब ये प्रजातंत्र विमर्शी प्रजातंत्र काफ़ी बेहतर हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर लिबर्टी और इक्वलिटी की इस्टेब्लिशमेंट आसानी से की जा सकती है। लोग का विचार देखो, लोग का क्या कहना था कि राइट टू प्रॉपर्टी, लाइफ है, लाइफ, प्रॉपर्टी, और बताओ ना जल्दी यार। अरे यार इक्वलिटी यार, है ना, जिसको हम नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, प्राकृतिक अधिकार। तो ये तीन जो अधिकार हैं, लोग का कहना है कि ये अधिकार प्रजातंत्र में सुरक्षित हो सकते हैं।
और प्रजातंत्र या लोकतंत्र का सबसे बेहतर रूप जो भी है वो सबसे अच्छा है। ठीक है। आधुनिकवादियों की स्वतंत्रता। अब ये आधुनिकवादियों की स्वतंत्रता की बात भी लोकी भी कर रहा है यार। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर जो आधुनिकवाद है सबके सब लिबर्टी की बात करते हैं, शासन के स्वरूप की बात करना, विमर्श लोकतंत्र की बात इसलिए आ जाती है क्योंकि आज राजनीतिक रूप से लोग इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, जिसका फ़ायदा वो देश के नेता उठाते हैं, शासन चलाते हैं। जनता तो उदासीन है, न्यूट्रल है, अपना क्या मतलब यार, देश से बस खाना कमाने का रहता है, मतलब नहीं रखते। इसके वजह से तो वो देश की राजनीति ऐसे अनपढ़ नेताओं के हाथ के खिलौना बनकर रह जाती है, जो सिर्फ राजनीति को अपने स्वार्थ के लिए पूरा करने में लगे रहते हैं। यही बात है दोस्त। हैबरमास क्या कहता है? हैबरमास की दोस्तों एक बुक है जिस बुक का नाम है बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स। इस बुक के अंदर नैसर्गिकता यानी कि नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, नेचुरलिज्म, नैसर्गिकता तथा लौकिक प्रभुसत्ता। ये बोलता है कि प्राकृतिक रूप से जो लोगों को अधिकार है वो भी मिलना चाहिए, प्लस लौकिक प्रभुसत्ता भी मिलनी चाहिए। लौकिक मतलब लोगों की खुद के द्वारा बनाए गए अधिकार, कानून और नियम। लौकिक प्रभुसत्ता क्या दोस्त है? सोवरेनिटी, लोगों की खुद की सोवरेनिटी, उस पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए, लोग दबाव में नहीं होने चाहिए। ठीक है। और ये विमर्शी प्रजातंत्र सबसे बेहतर उदाहरण है क्योंकि यहाँ पे लोग खुद ही अपना कानून बना रहे हैं। ठीक है। चलिए अब दोस्त बात करते हैं सेकंड वाली, यानी कोहेन का क्या कहना है। कोहेन कहता है कि आधुनिक समाज के अंदर स्वतंत्रता होनी चाहिए और स्वतंत्रता को समानता के साथ जोड़ना चाहिए। और समानता दोस्त और स्वतंत्रता किसके विचार है? उदारवादियों की। किसके थॉट से? लिबरलिज्म की। इसके बाद दोस्तों आता है बैन हबीब। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे प्लीज़ यहाँ पे देखें, हिंदी मीडियम वाले बच्चों की मेजोरिटी ज़्यादा है चैनल पे, इसलिए मैं थोड़ा हिंदी वाले बच्चों की खबर यहाँ कर देता हूँ। लेकिन मैंने साथ साथ दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए मैं दोनों ही स्लाइड्स बनाता हूँ ताकि किसी को दिक्कत ना हो। और जो हमारे नोट्स हैं वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही अवेलेबल है, तो आप उसको ले सकते हो, जो कि बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो बैन हबीब क्या कहता है कि सामूहिक निर्माण है, बिल फॉर्मेशन, ये दोस्तों कोलेक्टिव फॉर्मेशन, सामूहिक निर्माण, इच्छा निर्माण, ये दोनों चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो सच बताऊं तो लोगों के मिलने से ही होता है। क्यों? क्योंकि ग्रुप्स के द्वारा जब भी कोई चीज़ किया जाता है तो उसमें लोगों के अंदर इच्छाएं जग जाती है, जो कि विमर्शी लोकतंत्र के अंदर ये सबसे बेहतर तरीके से हो सकता है। रोल्स और हैबरमास क्या कहता है? व्यवहारिक विवेक क्या है वास्तव में? रोल्स या हैबरमास दोस्तों कह रहे हैं कि अगर हम देखा जाए तो सोसाइटी की जड़ क्या है, जहाँ पे दोस्त हम किस तरीके से लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। रोल्स का कहना है कि मूल स्थिति की बात करता है। अगर आपने क्लास 11th क्लास के अंदर या दोस्त मेरे अपने रोल्स की जस्टिस थ्योरी की वीडियो देख रहे हैं, उसमें आपको मैंने बताया कि रोल्स का मूल स्थिति क्या है ना। अब दोस्त ओरिजिन पोजिशन दैट मीन्स लॉ ऑफ जस्टिस, अगर रोल्स की माने तो रोल्स कहता है कि न्याय के राह पे चल के, जस्टिस के रास्ते पे चल के हम लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर संविधान की अनिवार्यता होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव होता है इसके अंदर, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन का सपोर्ट होता है। हैबरमास कहता है कि प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण, जिसके अंदर लोग आपस में जब विमर्श करेंगे तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कि जनता आपस में जुड़ेंगे, जिससे कि प्रक्रियात्मक लोकतंत्र को और मजबूती मिलेगी। है बैन हबीब का अनुसार क्या है दोस्त? समानता और समलता। इसका मतलब क्या हुआ? सोसाइटी में समानता का अर्थ इस बिहाफ पे अगर पता करना है तो कितने लोग वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं और उनको क्या अधिकार मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये दोस्त बात कहता है बैन हबीब। इसलिए अल्पसंख्यकों को उचित महत्व देना ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम देखें प्रक्रियात्मक लोकतंत्र तो उसके अंदर अल्पसंख्यकों की बिल्कुल इग्नोर सा कर दिया गया, मेजोरिटी ऑफ लोग की बात करी गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सभी लोगों को पार्टिसिपेट करवाया जाएगा, चाहे माइनॉरिटी में हूँ मेजोरिटी में हूँ, अपने लोग विचार रखेंगे, प्रस्ताव रख सकते हैं, अपने प्रपोजल को रख सकते हैं, सरकार की या दोस्त जो भी टॉपिक उसकी आलोचना की डिसाइड भी कर सकते हैं। तो कोई रोक टोक नहीं है, कोई बंधन नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। तो बैन हबीब ने जो बात बताई है, हम इस पर भी बात करते हैं। दैट मीन्स कुछ फ़ायदे गिनवाए हैं हमें। फ़ायदे क्या है इसमें? क्या है दोस्तों, टॉपिक में समानता सी लाई जा सकती है ना, अल्पसंख्यकों को भी बुलाया जा सकता है, उनकी भी कोई इग्नोरनेस वाली बात नहीं आ रही। एक फिक्स टॉपिक पे दोस्त बात किया जाता है कि यानी कि डेफिनेट टॉपिक ये है हमारा, और इस टॉपिक पे विचार विमर्श होता है, तो लोगों को भी उससे जागरूक होने की एक क्या मतलब कि कह लो अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। एंड नेक्स्ट क्या है दोस्तों, आत्मवाचक तर्क आरंभ करने का अधिकार मिल जाता है। दैट मीन राइट टू इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट रीजनिंग के तरीके से लोग उसको जानते हैं। क्यों?
क्योंकि वो कानून क्या है, उसको कैसे लागू करना है, कैसे किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके फ़ायदे क्या हैं, है ना। तो लागू करने के तरीके, आत्मवाचक का मतलब क्या होता है, लागू कैसे करना है। हम जो समझे, हमने क्या समझा उस कानून के बारे में, जैसे कि एनआरसी है, क्या समझते हो इसके बारे में, है। एनआरसी हो गया दोस्तों, या 370 आर्टिकल हो गया, 35A आर्टिकल हो गया, आर्टिकल 15 हो गया। तो कुछ लोग अगर हम देखें तो इसके बारे में अच्छे से क्लियर उनको नहीं है। या दोस्तों अभी किसान बिल है, इस पर काफ़ी विवाद भी है ना। तो विवाद गवर्नमेंट कुछ हो और किसान दोस्तों कुछ हो। तो अगर देखा जाए तो एक्चुअल में मीनिंग क्या है, कईयों को मीनिंग नहीं पता, बहुत सारे ऐसे कानून की। तो कानून का बिना मीनिंग जाने हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, समझे दोस्तों। ये बात कर रहे हैं यहाँ पे बैन हबीब। तो इससे हमें पता, विमर्श से ही हमें पता चलता है कानून के एक्चुअल मीनिंग के बारे में, ठीक है। रोल्स यहाँ पे कहता है कि अगर देखा जाए तो लोकतंत्र का या उदारवाद का, लिबरलिज्म का या डेमोक्रेसी का, जो मेन मुद्दा है, जो सेंटर दोस्तों जो मुद्दा है वो है जस्टिस, जिससे कि एक डिसिप्लिन के साथ हमारा सोसाइटी चल सकता है, ऑर्डरली सोसाइटी, यानी कि ऑर्डर सिस्टम के साथ, क्या सिस्टमेटिक व्यवस्था से हमारा समाज चल सकता है। हैबरमास क्या कहता है, जहाँ दोस्तों रोल्स ने जस्टिस की बात करी है, हैबरमास ने वैधता की बात करी है, लेजिटिमेसी की बात, वैलिडिटी की बात करी है कि कितने लोगों का उसको समर्थन मिल रहा है, उसी पर डिपेंड करता है कि वो कानून लागू होगा या नहीं होगा। क्योंकि विमर्श का मतलब यहाँ पे है कि लोगों के विमर्श के बाद सहमति मिलना, अगर लोग एग्री हैं तो वो कानून इम्प्लीमेंट होगा। अब ऐसा नहीं है कि सभी लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग तो भाई हैं कि नापसंद जरूर करेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये वीडियो सबको ही पसंद आएगी। ज़रूर देखना, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, कोई कितनी भी अच्छी वीडियोस बना ले, उस पर डिसलाइक ज़रूर आएगी। आप देख लो, मान लो कि कोई बड़ी हस्ती किसी की डेथ हो गई और यूट्यूब पे वीडियोस डल गई है ना, तो देखना दोस्त ज़रूर कि लाइक बेशक वो ना करे, लेकिन वो डिसलाइक ज़रूर कर देते हैं। अब मुझे नहीं पता उनको ऐसा क्या मिलता है, लेकिन ऐसा होता है ना। तो सेम यही बात है, वैधता, सभी लोग सहमत बेशक ना हो, लेकिन दोस्त मेजोरिटी तो एग्री होंगे, तो इसी को लेजिटिमेसी, वैधता मिलेगी, वो कानून इंप्लीमेंट होगा। तो हैबरमास ने वैधता की बात करी है, रोल्स ने न्याय की बात करी है। ध्यान रखना दोस्त, एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर ये पूछा जा सकता है। स्थायी तथा सुचारू प्रजातंत्र चलाना है तो लेजिटिमेसी होना जरूरी है, लोगों का एग्री होना जरूरी है, क्योंकि निष्पक्ष प्रतिनिधि चुने जाएंगे और सामूहिक विचार विमर्श के द्वारा कानून बनाया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, गटमान तथा थॉमसन, इसकी भी अपनी एक बुक है, जिस बुक का नाम है दोस्त डेमोक्रेसी एंड डिसएग्रीमेंट, लोकतंत्र और असहमति। इसमें इसने ये बताया कि अगर विचार विमर्श होता है, डेलिब्रेटिव सिस्टम अगर होता है, तो 100% ज्ञान बढ़ेगा, लोग नॉलेज को प्रमोट करेंगे, पॉलिटिकल एजुकेशन को और प्रमोशन मिलेगा और लोगों तक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जब भी विचार विमर्श होता है, खासकर पॉलिटिक्स की बात करें हम, तो चाय की चुस्की भी लेते हुए दोस्तों आजकल काफ़ी सारे लोग इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, अरे मोदी, अरे कांग्रेस, अरे आम आदमी पार्टी, तमाम बातें स्टार्ट हो जाती है। और पॉलिटिक्स का दोस्तों मुद्दा इतना गर्म होता है कि जब ये स्टार्ट होता है तो खत्म होने का नाम नहीं लेता। यही सेम बात है दोस्त, पॉलिटिक्स के अंदर जब भी मतलब कि विचार विमर्श की बात आती है तो ये ज्ञान को प्रमोट करेगा, 100% बात है। सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा, समझौते संभव हो सके इसके लिए आपस में कोई सिचुएशन क्रिएट करेगा। प्रक्रियात्मक तथा तात्विक है ये। प्रक्रियात्मक इसलिए दोस्त, एक प्रक्रिया के तहत फॉलो हो रहा है ये प्रोसीजर, इसमें भी चाहे इलेक्शन होना या विचार विमर्श डेलिब्रेट होना। एंड तात्विक इसलिए क्योंकि दोस्त ये सभी को अपॉर्चुनिटी देता है कि आओ विचार रख सको, किसी को रोकता नहीं है, बाधा नहीं पहुँचाता है। तात्विक नियम दोस्तों जैसे कि मूल स्वतंत्रता, उचित अवसर देना, दैट मीन्स है ना, अपॉर्चुनिटी देना। प्रजातांत्रिक विचार के तहत अपने सम्मान को रख सकता है वो, यानी बातों को रख सकता है जिससे कि क्या मिले, उसके उस बात को रिस्पेक्ट मिले, और सभी को सम्मान मिलना ही एक उचित प्रजातांत्रिक देश का नियम है। नेक्स्ट क्या है दोस्त, विमर्शित प्रजातंत्र की विशेषताएं क्या है, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों प्रोसीडरल डेमोक्रेसी की हम बात करें तो हमने देखा प्रोसीडरल डेमोक्रेसी के अंदर लोग सिर्फ वोट डालते थे और उनको सिर्फ यही तक सीमित रखा गया था, लिमिट रखा गया था, इससे आगे कुछ भी नहीं समझा गया। अब ऐसा इसलिए क्योंकि लोग जब वोट डाल दिए, क्योंकि उनके पास इस तरीके के विवेक नहीं है, उनके पास ये बुद्धि नहीं है कि वो पॉलिटिक्स को समझ सके, राजनीति को समझ सके, देश को चलाने की बात कर सके, कानून कैसे बनता है इसके बारे में समझ सके। ये दोस्तों प्रोसीडरल डेमोक्रेसी के बाद बात है ये जो उसके द्वारा कही गई। इसी चीज़ लिए क्योंकि दोस्त जितने निर्वाचक हैं, दैट मीन्स जितने देखो जो वोटर्स वगैरह हैं, उन सबको उदासीन माना गया। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर जो अवेयर है सिर्फ वही काम करेंगे। तो एक बार जनता का काम है सिर्फ वोट दे देना, वो इतने शिक्षित नहीं है अभी भी कि वो समझ पाए, उनका काम ये सब नहीं है, बस उनका काम है सिर्फ वोट डाल देना, उसके बाद देश की सरकार खुद देख लेगी जिसको उन्होंने चुना है। इसमें अल्पसंख्यक का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा था,
किसमें, प्रोसीडरल की बात करता हूँ मैं। तो लेन देन की राजनीति दोस्तों स्टार्ट हो गई थी, इसलिए ही प्रजातंत्र आया। कौन सा, विमर्शी, डेलिबरेटिव। अब डेलिबरेटिव जब आया तो इन कमियों को दूर कर दिया इसने क्या कहा कि कुछ बातें कही जिसमें विमर्शी प्रजातंत्र अंतर्वेशित है, दैट मीन्स डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी इंटरपोलेटेड है। इसका मतलब क्या हो कि इस लोकतंत्र के अंदर, विमर्शी लोकतंत्र के अंदर लोग वोट तो डालेंगे ही, लेकिन वोट डालने तक ही वो लिमिट नहीं रहेगा उनका, एक ही नहीं वहीं तक वो लिमिटेड रहेगा, वो नहीं, वो अपनी कानून बनाने, जब भी कोई कानून बनता है तो वो उस टाइम अपनी राय भी रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि विमर्श होगा, विमर्श डेलिब्रेट होगा, वहाँ पे लोग आपस में आकर बैठेंगे, अपनी विचारों को रखेंगे, उनको अभिव्यक्ति का अधिकार होगा। ऐसा नहीं कि प्रोसीडर में अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ पे कानून बनाते टाइम कोई भी विमर्श जैसा टाइप नहीं था प्रोसीडरल वाले में, लेकिन विमर्श में अपॉर्चुनिटी दी गई है, ठीक है। तो वहाँ पे राय रख सकते हैं वो। तो सबसे पहला काम क्या है, अंतर्वेशित, जो भी अंतर आत्मा जो आपकी कह रही है, जो आपकी आवाज़ है अंदर की, जो विचार है, आप उसको रख सकते हो। तो सबसे पहला फीचर विमर्शी प्रजातंत्र का यह। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तर्कपूर्ण चर्चा। देखो जब भी कोई कानून बनाने की बात आएगी तो जाहिर सी बात है फैक्ट्स पे बात होगी, तो लोगों को इससे फैक्ट्स के बारे में पता चलेगा। विचार विमर्शी सहभागियों से सम्मान की मांग करता है। अब देखो, अब इसमें क्या है कि कोई भी जब विचार विमर्श हो रहा है तो उसमें क्या है कि जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी को एक अलग सा रिस्पेक्ट मिलेगा, और ये रिस्पेक्ट की डिमांड भी करता है विमर्शी लोकतंत्र। ऐसा क्यों, मान लो कि 10 जने आए, 10 में दोस्तों 7 जने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नहीं सबको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन जो 3 हैं उनकी बातें ठीक इस तरीके से नहीं सबको अच्छी लग रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये 7 मेजोरिटी में तो 3 अगर माइनॉरिटी में तो उनकी बात को नकार दिया जाए, नहीं, जो माइनॉरिटी में है उनकी बात को जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और ऐसा ये क्या कह रहे हैं और ऐसा ये क्या कह रहे हैं, दोनों की बात को मिलाकर हमें सीखना चाहिए। विमर्शी लोकतंत्र के अंदर ये सारी बातें कही गई है। व्यक्तिगत स्वायत्ता होती है, दैट मीन्स एक बंदा वो अपनी जो भी बात चाहे वो रख सकता है, ऑटोनोमस है उसके पास, वो इंडिविजुअल ऑटोनोमस है, दैट मीन्स वो टोटली इंडिपेंडेंट है, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल रूप से किसी भी रोक टोक या बाधा उसके ऊपर है, किसी का कोई हस्तक्षेप इंटरफेयर नहीं है, ठीक है। इसलिए वो व्यक्तिगत स्वायत्ता है, क्या है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी उसके पास है। असली विचार विमर्श इसी को कहते हैं, दैट मीन्स डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में असली विचार विमर्श हो सकती है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों के द्वारा बनाया गया कानून, ठीक है। चलिए, स्वतंत्र एवं सम्मान भागीदार, वही बात है, लिबर्टी के साथ, इक्वलिटी के साथ लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कानून बनाने में अपनी राय रख सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें दोस्तों आज भी तो कही जाती है ना, चल भाई जनता के द्वारा बनाया गया कानून है। बहुलता के बीच सार्वजनिक चर्चाएं। अब ये बहुलता का बीच मतलब क्या है, बहुलता का मतलब क्या होता है, बहुलता दैट मीन्स पब्लिक डिस्कशन अमोंग द प्लोरिटी। प्लोरिटी का मतलब बहुलता। देखो सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके विचार अलग अलग है। अब जब भी डिबेट हो रहा है तो अलग अलग लोगों की अलग अलग विचार लोगों को सुनने को मिलता है, तो अलग अलग जानकारियाँ लोगों के पास पहुँचती है। तो अलग अलग लोग जब विचार आ रहा है तो लोग अलग अलग जानकारियाँ पहुँचती है, तो अलग अलग चीज़ें भी सीखते हैं, तो उनको सीखने का मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, जब पब्लिक दोस्त डिस्कशन होता है टोटल यूनिवर्सल रूप से, तो उनको कुछ सीखने का मौका मिलता है। इससे सूचनाएं आदान प्रदान होती है, क्या होती है दोस्त, प्रिंसिपल एक्सचेंज भी होता है, हमारी विचार वो लेता है, वो हमें उसके बारे में पता चलता है। तो विचार क्या यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्त एक थिंकर है जिनका नाम है जोशुआ कोहेन। क्या नाम है, जोशुआ कोहेन। इनकी बुक है द गुड पॉलिटी। इस बुक के अंदर इन्होंने बताया कि क्यों डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी सही है, क्यों ये उचित है और इसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। चलिए जानते हैं वो 2 तरीके कौन से हैं, यानी कि उन्होंने जो बताया कि किस तरीके से हम उचित ठहरा सकते हैं। किसने बताया है, जोशुआ कोहेन ने, द गुड पॉलिटी अपनी बुक के अंदर। चलिए वो पॉइंट क्या है कि दोस्त जब भी हम कोई काम कर रहे हैं या जब हम डेलिब्रेट के तहत जब हम अपने विचार दे रहे हैं, तो जिस निष्कर्ष पे हम पहुँचे हैं उसके पीछे की कंडीशन जो है वो सब के सब लोग एक्सेप्ट करते हैं क्यों, क्योंकि सबके विचार मिले हुए हैं। इसलिए पहली चीज़, इसलिए हम इसको उचित ठहरा सकते हैं, जिसमें सबके विचार मिले हुए हैं, सब लोग एग्री हुए पड़े हैं उसके अंदर, तो वो कैसे गलत हो सकता है कानून, ठीक है। एक्सेप्ट कुछ लोग को छोड़कर जो है सामाजिक तत्व है, ठीक है। निर्णयों के अनुसार कार्य, जब भी डिसीजन लिया जा रहा है तो सबसे पूछा भी जा रहा है
तो ये काफ़ी बेहतर चीज़ है, इसलिए इसको उचित ठहराया गया है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी काफ़ी बेहतर है। लोगों से पूछा भी जा रहा है क्या वाह क्या मस्त कानून बनेगा फिर तो। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर फैक्ट्स भी शामिल हैं, लॉजिक के साथ दोस्तों काम हो रहा है, इसलिए ये तार्किक है, इसलिए भी ये ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है दोस्त, औपचारिक तथा तात्विक। औपचारिक का मतलब है कि कोई भी कानून बनते टाइम जनता कानून के बारे में पूछ सकती है, सवाल पूछ सकती है, उनके बारे में जान सकती है, तो कोई प्रपोजल रख सकती है, सब उनके ऑफिशियल रूप से वो सब कुछ कर सकते हैं। तात्विक का मतलब दोस्तों क्या हुआ, यानी कि फॉर्मल में तो सब कुछ सीख सकते हैं। एंड दोस्तों तात्विक में हम बात करें तो वो किसी भी बंधन से बंधे हुए नहीं है, उनके मुद्दे में या उनके टॉपिक पे कोई इंटरफेयर नहीं है, टोटली इंडिपेंडेंट है वो। ठीक है। विवेकपूर्ण सहमति स्थापित करना, दैट मीन सभी को स्वीकार करना पड़ेगा जो भी कानून सभी लोगों ने मिलकर बनाया है। जब विमर्श हुआ है, सभी को डेलिब्रेट हुआ है, सब लोग मिलकर उस टॉपिक पर डिसीजन करके अगर वो कानून इम्प्लीमेंट होता है तो वो उस कानून को सभी लोग स्वीकार करेंगे। इसलिए दोस्त ये सारे पॉइंटों के द्वारा इसको ठीक ठहराया जाता है कि हाँ विमर्श लोकतंत्र को अपनाना चाहिए। अब हम थोड़ा मूल्यांकन करते हैं, क्रिटिकल एवोल्यूशन करते हैं। देखो दोस्त, कोलिन फेरेल्ली ने क्या कहा कि जो लोकतंत्र है, विमर्शी लोकतंत्र, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है दोस्त, ये व्यापक बहुत बड़े स्तर पे नहीं फैल पाया है। आज भी दोस्त इसके बारे में कई जानकारियां अभी तक नहीं है, क्योंकि इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं किया गया, ना ही दोस्तों बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, इसलिए इस टॉपिक के बारे में इतनी जानकारी अभी तक नहीं छप पाई है, रिसर्च ही बंद कर दिया गया। आज डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के बारे में कोई बात ही नहीं करता, टॉपिक ही खत्म कर दिया गया। ठीक है, क्यों? अब दोस्त विमर्शी मॉडल के सामने कुछ चुनौतियाँ हैं, जिसलिए इसको नकार दिया गया इस विमर्शी डेमोक्रेसी को। सबसे पहले ये विनाशकारी है, हैं? क्या है दोस्तों, ये डिस्ट्रक्टिव है, ये विनाशकारी है। क्यों? अब मान लो कुछ ऐसे टॉपिक जो काफ़ी सेंसिटिव है, देश के लिए डिफेंस का मुद्दा, सुरक्षा का मामला, जैसे कि हमारे देश की आर्मी की कोई जानकारी है, कोई आर्मी कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली है, या कोई भी कहीं एक्शन लेने वाली है, या दोस्त देश में कोई फॉरेन पॉलिसी हम क्या बनाने वाले हैं, या बजट का मुद्दा ले लो, या कोई ऐसा मामला जो देश के राष्ट्रीय हित के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको लीक करने से देश की सुरक्षा खतरे में आ सकती है, और ऐसा मामला अगर हम विमर्श के लिए रख दे जनता के सामने, तो ये तो भाई देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर देगा, इसलिए इसको विनाशकारी माना गया। नेक्स्ट है काल्पनिक है, ये इमेजिनरी माना गया इसको। क्यों? अगर सच में अगर जनता पार्टिसिपेट कर सकती है इस टाइम मॉडर्न पीरियड के अंदर, तो ये तो एक सरासर एक मजाक है, जो कि सोते टाइम देखे हुए सपने के समान है। क्यों? इतनी भारी जनसंख्या की बातों को दोस्तों कहाँ पे रखेंगे? जनसंख्या को बिठा कर कैसे पूछेंगे क्या एक भी कानून बन पाएगा? सोचो जरा एक बार, यहाँ पे 10, 20, 15, 20, 100, 50 लोग नहीं है, एक गांव के अंदर करोड़ों लोग रह रहे हैं इस टाइम, तो कैसे उनसे पार्टिसिपेट करवा के उनसे पूछा जा सकता है चलो वह कानून बनाते हैं? मुझे सोचो, इसलिए इसको काल्पनिक कहा गया। यहाँ पे जो एक बंदा है चार्ल्स ब्लैटवर्क, पॉलिटिकल थिंकर है चार्ल्स ब्लैटवर्क, इसने भी आलोचना करी है इस बात को लेकर कि 4 पॉइंट दोस्तों गिनवाई इसने। क्या कहा कि सबसे पहले कि विमर्शी लोकतंत्र के अंदर कानून बनाने की जो बात कही गई है डेलिब्रेटिव के तहत, वो सब के सब झूठ है, क्योंकि उसमें हस्तक्षेप ज़्यादा होगा। वो कहेगा हाँ मेरा डिसीजन ये है, वो ये कहेगा वो मेरे कानून मानो, ये मैं मान लो, वैसा फैल जाएगा। भाई सबकी आइडियोलॉजी अलग है, कोई क्या चाहता है कोई क्या नहीं चाहता, तो ऐसे कैसे पता चल सकता है? हाँ वोटिंग हम देते हैं, हम उस बंदे को सौंप देते हैं, ले भाई बना कानून, तो मेजोरिटी होती है यहाँ पे। तो इस टाइम इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इतनी सारी आइडियोलॉजी वाले लोगों को एक साथ इकट्ठे करके डेलिब्रेट करवाना इम्पॉसिबल, तो उसमें इंटरफेयर ज़्यादा होगा। पहली चीज़ को लेकर इन्होंने आलोचना करी डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की। एंड दोस्तों ब्लैटवर्क ने कहा कि उदारवाद और गणतंत्र को काफ़ी प्रमोट करता हुआ दिख रहा है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, इसका वास्तविक प्रजातंत्र से कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, दोस्तों जो डेमोक्रेसी उसको नकार दे रहा है ये, देख लो भाई। ठीक है, आत्मस्वार्थी लोग यहाँ पे स्वार्थी बन जाएंगे। हाँ अरे भाई मैं लूँगा ना पार्टिसिपेट तभी कानून बनेगा, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी। समाज में, सोसाइटी में पैसे वाले लोगों का दबदबा सा बन जाएगा, अमीर लोगों का दबदबा सा हो सकता है। अमीर लोग इन द सेंस कह सकते हो जिनका रिसोर्सेज पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है। विरोधात्मक संबंध प्रोत्साहित करता है, जैसे जब दोस्तों मान लो कि सोसाइटी में सभी लोग कह ही रहे हैं, डेलिब्रेट हो रहा है मुद्दे के ऊपर, तो उस जगह पे किसी भी तरीके से कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर होगी जो हमारे देश की यूनिटी को भंग कर देगी। एकता के लिए खतरा हो सकता है हमारे, जब सभी जनता मिलकर खुद ही कानून बनाने लग जाएगी,
ऐसा होगा ना, जरूर होगा ऐसा। निष्कर्ष की दोस्तों बात करते हैं। देखो, जब प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र यानी कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी से पहले जब प्रोसीडरल डेमोक्रेसी की दोस्तों बात करी गई, उसमें राजनीतिक पक्षपात की बात, शक्तिशाली हित की बात की गई, यानी कि पॉलिटिकल रूप से देखा जाए तो सब काम नेता ही कर रहे थे। वोटिंग का सिर्फ राइट लोगों को था, वो भी नाम क्या लोग दोस्तों मामूली सब उस अधिकार के बाद जनता कुछ कर नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि उनको वो चीज़ पॉलिटिक्स रूप से वो अवेयर नहीं है, एजुकेशन उनके पास नहीं है, उसका गलत उपयोग किया गया। विमर्शी लोकतंत्र रूप से इस समस्या को खत्म करने के लिए आया और इसने कहा कि नहीं, पॉलिटिकल अगर डिसीजन लेना है तो सार्वजनिक रूप से नीति निर्माण के लिए, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के लिए डिलिब्रेट किया जाना चाहिए, जनता को पार्टिसिपेट करवाना चाहिए और निर्णय डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए। तो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में दोस्त ये सभी बातों को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विमर्शी प्रजातंत्र क्यों सफल हो सकता है। असफल की तो पॉइंट्स हमने गिन लिए, ये सफल क्यों हो सकता है? क्योंकि भाई ये समाज को शिक्षित करता है, सोसाइटी को आज भी ये एजुकेट कर सकता है। अगर भाई डिबेट होता है तो जरूर कर सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये लोकतांत्रिक रूप से वार्तालाप करवाता है, कॉन्वर्सेशन करवाता है, जिसमें दोस्त काफ़ी जानकारी लोगों को मिलेगी। नागरिकों तथा सरकार के बीच संबंध स्थापित करता है, लोगों के बीच और सरकार के बीच संबंध स्थापित करता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे इंट्रोडक्शन के बाद टॉपिक का एक्सप्लेन किया हमने, क्रिटिकल एवोल्यूशन भी किया हमने, लास्ट में दोस्त हमने निष्कर्ष भी देखा। तो इस तरह के दोस्त आज हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। ये दैट मीन्स ये टॉपिक हमारा अब खत्म हो गया है, जो डेमोक्रेसी वाला हम कर रहे थे। इस टॉपिक के अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से डेमोक्रेसी का उदय हुआ, विकास, है ना, एंड उसके डेफिनेशन, फीचर्स, थिंकर्स के व्यूज़, ये सब देखते हुए हम आगे तक आए और इसके टाइप्स भी देखा हमने, जिसमें मैंने प्रक्रियात्मक, प्रोसीडरल एंड विमर्शी यानी कि डेलिब्रेटिव हमने टॉपिक खत्म कर लिया। दोस्त पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट एंड डिबेट के सभी चैप्टर्स को मैं करवा चुका हूँ। अगर आपने सारे टॉपिक्स मेरे अभी तक नहीं देखा तो जरूर देख लेना। सभी टॉपिक्स कवर करवाने के बाद काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा है, क्योंकि आप तो चलो एक बहुत साल का हुआ मेरा, अब आपकी जिम्मेदारी उन सभी टॉपिक्स को देखना और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करना। एक वीडियो को बनाने में दोस्त काफ़ी मेहनत लगती है, इस वीडियो को रेडी करना बहुत मेहनत लगती है। तो इसको सफल बनाने के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ शेयर करना। लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टॉपिक की स्लाइड सभी नोट्स की, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, आप उस नोट से पढ़ सकते हो। काफ़ी बेहतर है, आपको आपके कॉलेज में एग्ज़ाम के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्प करने वाला है। इस वीडियो को सब जगह शेयर करना मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लाइक करने के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जल्द मुलाकात होगी हमारी। जय हिंद, जय भारत।